मेरे प्यारे दर्शकों को आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। देश की बहस एक ऐसी बहस है जिसका विषय आप सब लोग तय करते हैं। आप ही की राय जानकर हम चुनते हैं कि क्या होगा आज देश की बहस का विषय। इसकी दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश की इकलौती डिबेट शो है जिसमें आप अपने ड्राइंग रूम से, आप अपने घर से देश की बहस में देश के टॉप पैनलिस्ट के साथ जुड़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं देश की बहस। सबसे पहले मैं बताऊं कि आज कौन सा मुद्दा आपने तय किया है देश की बहस को लेकर। तीनों कृषि कानून पर क्या आप मान जाएंगे अन्नदाता? इसे 65% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। साल 2020 में कृषि कानून पर केंद्र और किसानों की आखिरी बैठक में समाधान की उम्मीद नजर आई। विज्ञान भवन में 6 घंटे तक बैठक चली जिसमें सरकार ने पराली अध्यादेश और बिजली बिल पर किसानों को भरोसा दिया है जैसा वो चाहते थे और दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। आपको बता दें कि किसान संगठनों के एजेंडे में ये दोनों मुद्दे भी अहम थे। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 4 जनवरी को होने वाली बैठक में आगे का रास्ता निकलने की उम्मीद है। उधर किसान संगठन कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं, जबकि सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून की वापसी में कई कदम होते हैं, लिहाजा अभी ये मुमकिन नहीं। ऐसे में नजरें 4 जनवरी पर टिक गई है क्योंकि आज 50% बात बन गई है। कृषि कानून पर घमासान के बीच आज की बैठक में कुछ रास्ता निकलता नजर आया। पराली जलाने पर एक्शन और बिजली सब्सिडी पर सरकार और किसानों के बीच सहमति बन गई है। गतिरोध में ये दोनों मुद्दे भी शामिल थे। अगली बैठक 4 जनवरी को होगी। सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई है। 2 इशू पे बात हुई है और 2 अभी इशू रह रहे हैं हमारे, जो एमएसपी है और जो कानून है, इनको वापसी लेने की बात है। तो ये हो जाएंगे तो 4 तारीख को मीटिंग होगी। 21 दिन बाद 7वें राउंड की बातचीत में ये 2 तस्वीरें बहुत खास रही। किसानों के साथ लंगर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने खाना खाया। इसके बाद सेल्फी के रंग भी दिखे। किसान संगठनों के नुमाइंदे 5 प्रमुख मुद्दे लेकर विज्ञान भवन पहुंचे थे। आपको बता दें कि जिस कानून पर हाय तौबा मची है उसके समर्थन में देश भर के किसान भी सामने आए हैं। आज हमारा गेहूं उचित रेट मिल बिक रहा है, सरसों 6000 रुपए कुंटल बिक रही है। गन्ने का मूल्य जहाँ गन्ना होता है वहाँ भी अच्छा मूल्य मिल रहा है। आलू का मिल तो 2000 रुपए कट्टा बिक रहा है। तो इन लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कृषि नीति में असर रखने वाले फेडरेशन ऑफ फार्मर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पी चेंगल रेड्डी का कहना है कृषि में सुधार के लिए ऐसे कदम की जरूरत थी। इस वक्त देश में बहुत सारी जो फसल बहुत प्रोडक्शन हो रहा, मगर मार्केटिंग के बारे में, दाम के बारे में, जो वेस्टेज प्रोसेसिंग के बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आया। ये प्रॉब्लम्स को अगर सेटल करना है तो एक ही है, ये रिफॉर्म्स को अमल करना। कड़ाके की ठंड में किसानों का आंदोलन 35 दिनों से जारी है। उधर पंजाब में हालात बिगड़ने लगे हैं। अब तक 1500 से ज्यादा मोबाइल टावरों को निशाना बनाया गया। पंजाब सरकार की सख्त चेतावनी के बावजूद घटनाएं थम नहीं रही। इन सब के बीच दिल्ली समेत 5 राज्यों में रोजमर्रा के सामानों की सप्लाई पर व्यापक असर पड़ा है। आज देश की बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि सरकार के भरोसे के बाद भी किसानों का डर क्यों नहीं दूर हो रहा। क्या समाधान के रास्ते में राजनीति का बड़ा रोड़ा है? तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। जल्दी से सवाल देख रहे हैं, क्या सरकार के नए रुख के बाद किसानों को कानून वापसी की जिद छोड़ देनी चाहिए या मांग छोड़ देनी चाहिए? आप हाँ या ना मुद्दे पर इस पर हमें जवाब दे सकते हैं। देश की बहस के अंत में हम देश की बहस के दर्शकों की राय भी दिखाएंगे। आप वोटिंग के विकल्प जानते हैं, कहां वोट कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट पर, हमारे मोबाइल ऐप पर, हमारे ट्विटर हैंडल पर, हमारे फेसबुक पेज पर। अगर कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई राय है, सुझाव है या फिर आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो एक छोटा सा वीडियो बनाकर 9711002266 पर भेज दे हमें। मेरे साथ एक पूरा बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। शुरुआत हम किसान भाइयों से ही करेंगे। नलिन कोहली जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथ हैं। मेरे साथ अभय दुबे जी हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी कंज्यूमर एक्सपर्ट मेरे साथ हैं। रमनीक मान साहब जो कि एक किसान है, पंचकुला से जुड़े हैं और किसान बिल के समर्थक हैं, वो मेरे साथ हैं। मेरे साथ मास्टर शिवराज सिंह है जो कि एक किसान है और किसान नेता हैं, बीकेयू से जुड़े हुए, वो मेरे साथ हैं। रविंदर चीमा साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट है राष्ट्रीय आड़तिया किसान संघ के, वो मेरे साथ है। चीमा साहब, आज 50% बात बन गई।
आपको क्या लगता है रास्ता निकलने की उम्मीद बनी है? क्योंकि 50% मांगे तो मान ली गई, तो आपको भी कृषि कानून को, तीनों कानूनों को वापस लेने की बजाय संशोधन की मांग तक आ जाना चाहिए, क्योंकि सरकार 2 कदम आगे बढ़ी है, आपको भी 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए। दीपक जी, अच्छा लगता है हमें आज के माहौल, जिस माहौल में आज बात हुई है, सभी को अच्छा लगता है। और किसान बहुत लंबे अरसे से ठंड में बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। सरकार की भी चिंता है, देशवासियों की भी चिंता है, और हम चाहते हैं कि ये इसका समाधान हो जाना चाहिए। अब तक सरकार ने जो आज 2 मुद्दों पे हाँ पक्षी रुख रखा है, उसका हम स्वागत करते हैं। हमारी किसान जथेबंदियों ने भी सभी ने उसका स्वागत किया है, लेकिन हम चाहेंगे कि जो 2 मुद्दे बाकी हैं उसको भी अच्छे तरीके से जो है निपटा लिया जाए। देखो, जो कानून बनाए गए हैं ये किसान के भलाई के लिए ही बनाए गए हैं। हम इसको ये नहीं कहेंगे कि किसान की भलाई सरकार नहीं चाहती। सरकार माई बाप है देश का, किसानों का भी, और अगर कोई भलाई सरकार चाहती है किसानों की तो उसमें किसान भाईवाल होने चाहिए, किसानों की बात उसमें आनी चाहिए। और जो कुछ बनाया गया है इससे अलावा भी किसानों का जो तजुर्बा है, जो किसान झेल रहे हैं खेतों में, मंडियों में, उस बात का अंदाजा सरकार को लगना चाहिए। हम एक बात तो आज ये रखनी चाहेंगे आपके माध्यम से कि बाकी इस कानून में क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं इसकी बारीकियों में नहीं जाऊंगा, पर जो ये बार बार ये बात कही जाती है कि बिचौलिए खत्म कर दिए जाएंगे, किसान को सुविधा दी जाएगी कि वो मंडी के बाहर भी माल बेच सके। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मंडी एक ऐसी जगह है, मंडी एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां 1, 2, 4 नहीं 10, 20 ग्राहक आते हैं। वहां पे किसान को एक सुविधा मिलती है, उसको ये लग जाता है कि जो मेरा भाव लग रहा है ये भाव मेरा अच्छा है। तो मैं अब ये कहता हूं कि जब कंपनियों को भी एपीएमसी में सरकार ये चाहती है कि वो भी रेगुलेशन में आए और वो भी जो फीस बनती है वो दें, तो मैं नहीं समझता कि उसमें कंपनियां क्यों मंडी में नहीं आना चाहती। अगर कंपनियों ने फीस भी देनी है, अगर कंपनियों ने जो है वो रेगुलेशन में भी आना है, कानून में भी आना है, तो उनको मंडियों में माल खरीदने में क्या दुविधा है, क्या दिक्कत है, क्या उनकी लूट होती है जो मंडियों के बाहर नहीं होगी। ठीक है, आप ही के सवाल का जवाब मैं मान साहब से ले लेता हूं। चीमा जी, आपने पॉइंटेड सवाल उठाया, क्या व्यापारियों को या बड़े व्यापारी मान साहब उनको मंडियों में आना चाहिए? क्योंकि मंडी में आते हैं तो मेरे ख्याल से बिचौलिए मंडी के अंदर होते हैं, जिस बात को सरकार कह रही है। क्या आप चीमा साहब की इस बात से सहमत हैं कि भाई व्यापारियों को भी या बड़े बिजनेस हाउसेस को भी मंडी में आकर खरीद करनी चाहिए? मान साहब देखिए दीपक भाई, मैं चीमा साहब की ना 2-3 बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। पहली बात तो ये इन्होंने कहा कि सरकार हमारा भला चाहती है, सरकार किसानों का भला चाहती है, इस बात के अंदर उनको कोई संदेह नहीं है, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जी कि ये आज अच्छे माहौल में, पहले से बेहतर माहौल में ये आज वार्ता हुई है, बातचीत हुई है और उम्मीद बनी है, इस बात से भी मैं सहमत हूँ। और आज बहुत अच्छे वातावरण में बातचीत हुई है, उम्मीद मुझे लगी है अच्छी है। और तीसरी एक बात जिससे चीमा साहब मेरे से मुतासर होंगे, आज मेरे से सहमत होंगे, इत्तेफाक रखेंगे, ये कि ये जो ट्रैक्टर मार्च की बात चल रही थी 1 जनवरी को, उसको कॉल ऑफ किया गया है, ये भी एक अच्छा एक कदम है किसानों की ओर से। तो दोनों ओर से बड़े अच्छे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए हैं, आज 2-3 बातों के ऊपर सहमति बनी है। अब आती है बात मंडियों की। जैसे इन्होंने कहा कि एपीएमसी मंडी के अंदर किसान की फसल खरीदने के लिए प्राइवेट कंपनियां क्यों नहीं आती, वहां पे इसलिए नहीं आती क्योंकि वहां पे वर्चस्व स्थापित हो रखा है पहले से, कमीशन एजेंटों का, उनकी दुकानें बनी हुई हैं। अगर आप ये कहें कि एक बड़ी कंपनी आके मंडी के अंदर एक कमीशन एजेंट की दुकान खरीदेगी, उसके बाद वही प्रथा और वही कार्रवाई जो है, जो पहले चलती थी वो चलेगी, तो वो मेरा ख्याल है कि फिर इन कानूनों की, नए कानूनों की आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो पुरानी मंडियों के तहत आज तक देख लीजिए, पिछले 70 साल में आज़ादी से लेकर आज तक, और
जब से एपीएमसी एक्ट लागू हुआ है सन 60 के दहाड़े से, उसके बाद से लेके आज तक कितनी कंपनियां आज तक मंडियों के अंदर गई हैं। जिन्होंने मंडियों से माल खरीदना होता था वो बिचौलियों से माल खरीदती थी। किसान का माल जो है, जो किसान की फसल है, वो कमीशन एजेंट खरीदता था और कमीशन एजेंट से आगे मंडियों में कंपनियां खरीदती थी। खासतौर पर ये चीज़ हम देखते थे उन बारीक जीरी के अंदर, जिसको हम बासमती कह देते हैं या 11-21 कह लीजिए आप, तो उसका ट्रेड जो है वो बिचौलिए करवा के देते थे। कई किसान हैं डायरेक्टली भी बेचते थे। मैं समझता हूं कि अगर एपीएमसी की मंडी की तर्ज के ऊपर एक प्राइवेट मंडी बनेगी जहां पर टैक्स की प्रणाली, जैसा कि सरकार ने आश्वस्त किया है, वो सिमिलर होगी, वैसी ही होगी, तो वहां पे अगर प्राइवेट कंपनी अगर किसान से बेहतर दाम पे खरीदती है तो कोई उसके अंदर समस्या नहीं होनी चाहिए। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको दीपक भाई बताना चाहता हूं कि मंडी के बाहर जो मार्केट है या मार्केट कोई भी हो विश्व के अंदर, वो मार्केट चलती है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। जिस फसल की डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, उसका रेट ज़्यादा होगा, और जिस फसल की डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी उसका रेट घटेगा। ये बात समझनी चाहिए वाज़े तौर पे, और ये साल दर साल बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि हर साल एक ही भाव रहता है। हम बाजार में चीज़ बेचते हैं अपनी, कई बार तो भिंडी महंगी होती है, कई बार टमाटर तेज चलता है, कई बार गाजर तेज चलती है। अलग अलग सीजन के अंदर अलग अलग चीज़ की डिमांड के ऊपर उसका रेट सेटल होता है। अब अगर हम ये कह दें जैसे शेयर बाजार का सूचकांक होता है, उसके अंदर एक शेयर जो है वो ऊंचे रेट पे चला गया, उसके बाद ये कहें कि साहब ये दोबारा नीचे आना ही नहीं चाहिए और ये शेयर नीचे आए तो सरकार उसके अंदर समर्थन मूल्य दे, ये थोड़ा अव्यवहारिक हो जाता है। जैसे कि कई बार किसान मेरे भाई कहते हैं कि हमारी जो धान है, जो हमारी जीरी है, वो 4000 पे बिकती थी, अब वो 4000 की नहीं बिक रही। तो वो डिमांड थी बाजार के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, खाड़ी के देशों के अंदर हमारे यहाँ से चावल जाता था, जो हमारे यहाँ पे हैवी मेटल यानी कि जिंक और ऐसे पदार्थों के और फर्टिलाइजर के मानदंडों के ऊपर पूरा ना उतरने के बाद वहां पे रिजेक्ट होना शुरू हुआ और कई इसके अंदर मिलरों का और कई किसानों को नुकसान भी हुआ। तो ये कई सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर प्ले करते हैं मार्केट के अंदर, ये बारीकियां समझनी पड़ेंगी। हम मोटे तौर पे ये कह दें कि आप हमारा जो एक बार रेट फिक्स हो गया उससे नीचे जाएगा नहीं। एमएसपी मैं 20 सेकंड और लूंगा, मैं 20 सेकंड और लूंगा दीपक भाई। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो सरकार आश्वस्त करती है। प्राइवेट प्लेयर के ऊपर उसको हम कानूनी रूप से लागू कर दें नहीं सकते और ये कह दें कि ये दंडनीय अपराध होगा और आपको हम गिरफ्तार करेंगे, आपके ऊपर फौजदारी का मुकदमा। अगर हम लाभकारी मूल्य और चीज है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानून बनाना दूसरी चीज है, वो सरकार अश्योर करती है। प्राइवेट प्लेयर को आप कह देंगे कि तू 1975 से नीचे हमारी कनक नहीं खरीदेगा और कनक की अगर वैल्यू ना हो बाजार में तो वो कनक बिकेगी कैसे? इट विल बिकम अनसेलेबल, वो बिकने लायक ही नहीं बचेगी, क्योंकि अगर कम में खरीदेगा तो मुकदमा दर्ज होगा, ज्यादा की वो खरीद नहीं सकता क्योंकि बाजार में पहले अवेलेबल है। ठीक है चीमा साहब, मैं आपके पास बिल्कुल आऊंगा, गेस्ट बहुत सारे हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी लूंगा, लेकिन सबसे पहले मास्टर शिवराज जी के पास जाऊंगा, फिर नलिन कोहली और अभय दुबे जी। मास्टर शिवराज जी, आपको इस ठंड में देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। मैं तो एसी कमरे में बैठा हूं, आप वहां तपस्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब आपको भी कुछ नई और पॉजिटिव बात कहनी चाहिए। मुझे बताइए, क्या आज की बातचीत से आप संतुष्ट हैं मास्टर जी? आपको ऐसे देख के मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि आपके ही रोटी अन्न से मैं पेट भर के आ रहा हूं। जी चौरसिया जी, धन्यवाद आपके लिए। मैं लोक शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष, खुले आसमान के नीचे धरने पे से आपकी डिबेट दे रहा हूं मैं जी। सबसे पहले तो मैं आज सरकार के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं जो एक कदम आगे बढ़ी है और पॉजिटिव सोच रखी है। इससे मुझे खुशी ये है कि हमारे जो 40-45 किसान शहीद हुए हैं उनकी शहादत भी काम आएगी, और कुछ अंधभक्त और जो कुछ सत्ताधारी पार्टी के विधायक और सांसद दुष्प्रचार आंदोलन के खिलाफ फैला रहे थे, उनके मुंह पे भी ताला लगने का इससे काम होगा, क्योंकि सरकार ने आंदोलन को आज जायज ठहराया है, क्योंकि आंदोलन की अलग अलग तरीका से बदनामी हो रही थी। हमारे 40-45 किसान शहीद हो लिए अब तक, उनकी शहादत काम आने जा रही है, और मुझे ये लग रहा है कि सरकार और 2 कदम आगे बढ़ेगी 4 जनवरी को। ठीक है, आपको लगता है? नलिन कोहली जी, अच्छी और पॉजिटिव बातें हो रही हैं, इसलिए मैं शुरुआत अभय दुबे जी से करता हूं। अभय दुबे जी, आज की पहल सकारात्मक है, आज की पहल अच्छी है, आप मानते हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, या आप कहते हैं कि नहीं अभी भी तीनों कानून वापस लो? ये रिटोरिक अब किसान संगठन भी नहीं कह रहे। नहीं, किसानों ने तो कहा दीपक जी, ऐसा नहीं है। किसानों ने प्राथमिक रूप से यही बात की, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। दूध फाड़ दिया सरकार ने, अब उसको कितना भी मसले उसमें से माखन निकलने वाला नहीं है। इस सरकार की जो तरीका था इस आंदोलन को हैंडल करने का, इनको पुनर्विचार करना चाहिए। इस प्रजातंत्री व्यवस्था में एक संवेदनशील शीर्षस्थ पत्रकार दीपक चौरसिया जी भी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, वो भी, और मैं जानता हूं उनका स्वभाव बहुत भावुक है। वो कह रहे हैं कि तो बैठा हूं स्टूडियो में, 30-35 दिन से किसान करा रहा है सड़कों पर बैठकर।
ने आज भी, मैं अपेक्षा कर रहा था, आज बड़ी उम्मीद थी कि सरकार मान जाएगी। मैं सीधे तथ्यों पर आता हूं। मैं अभी सुन रहा था आपके चैनल पर सरदार साहब को, उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि ये डिमांड और सप्लाई के आधार पर भाव तय होते हैं। बस यही, इसी पर पूरी स्टोरी घूमती है। जो मोडस ऑपरेंडी है बड़े व्यापारियों की, वो क्या है? इस कानून में जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन किया है सरकार ने, सेक्शन 2(1) में 1A ऐड करके, कि जब तक पेरिशेबल आइटम मतलब सब्जियां, फल, ये 100% कीमत में वृद्धि नहीं होगी, सरकार इंटरवीन नहीं करेगी। 50% अनाज में तब तक इंटरवीन नहीं करेगी। और फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स तो असीमित मात्रा में संग्रहित कर ले, ठीक है, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कर लेंगे तब वो भाव को प्रभावित करते हैं। जैसा सरदार साहब कह रहे थे कि जब फसलें किसान की आने वाली होती है, तब थोड़ी सी फसल सस्ते दामों में बाजार में उतारी जाती है, दाम तोड़ दिया जाता है और फिर संग्रहित कर ली जाती है। तो ये मोडस ऑपरेंडी है। ये तो CACP ने खुद सरकार पर भी आरोप लगाया कि दाल में सरकार ने, मोदी सरकार ने यही किया है। 112 लाख टन दाल खरीदी और ऐसे समय में उतारते गए जब किसानों की फसलें आने वाली थी और वो दाम तोड़ दिए गए। ये आशंका नहीं है, ये सिद्ध हो चुका है। इसलिए किसान कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात सुने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात सुने। उन्होंने तो आगे बढ़ के कहा था, दीपक चौरसिया जी, अच्छी बात थी, उन्होंने कहा था कि साहब यही बात जो तर्क में दे रहा हूं 2011 की रिपोर्ट में दिया, और उन्होंने कहा कि इन पे तो नॉन बेलेबल ऑफेंस दायर कीजिए, जो होर्डिंग करते हैं, जो आप किया, इन पर तो गैर जमानती धारा में अपराध दर्ज होना चाहिए। अभय दुबे जी, आप ही की बात से मैं आगे बढ़ाता हूं, आप ही की बात से मैं आगे बढ़ाता हूं। मैं चाहता हूं आप अपना कनेक्शन थोड़ा ठीक करें, क्योंकि आपका ऑडियो कट के आ रहा है। पीसीआर से भी यही रिक्वेस्ट करता हूं। नलिन कोहली जी, इस पॉजिटिविटी के बाद अब भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा हुआ तो होर्डिंग हो जाएगी, ऐसा हुआ तो प्राइस जो है मैनिपुलेट हो जाएगी, अनावश्यक होर्डिंग हो जाएगी। अब तो 100% तक प्राइस बढ़ने के चलते तब तक आप जो है सरकार उसमें इंटरफेयर या इंटरवीन नहीं करेगी। तो क्या वाकई धरातल पर ऐसा कुछ होगा? दीपक जी, पहली बात है, 2 किसान नेता और किसान समाज से एक और व्यक्ति, आज 3 लोग बैठे आपके, उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण रूप से कई चीजें रखी, और जिस सकारात्मक भावना के साथ सरकार और किसान संगठनों के बीच में जो बातचीत हुई है, उसको दोहराते हुए उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि गाड़ी कुछ आगे बढ़ी है, और जो गाड़ी आगे बढ़ती है वो आगे ही बढ़ती है, पीछे नहीं है। मैं मानता हूं कि हमें इसको मद्देनजर रखते हुए यही एक होना चाहिए कि जल्द से जल्द ये आंदोलन का कैसे समापन हो, सबके हित में हो। और जो चिंता आपने जैसे जताई, जैसे हमारे मंत्रीगणों ने जताई, हमें भी चिंता है कि अन्नदाता है, हमारे किसान भाई हैं, हमसे बहुत बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ठंड में है वहां, तो वो एक चिंता होती है। तो हम यही आशा करेंगे कम से कम बुजुर्ग लोग जो है, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो कम से कम घर अगर लौट रहे हैं, ऐसी एक अपील सरकार की तरफ से भी आई। और हम मानते हैं कि एक चर्चा और अच्छे माहौल से बात आगे बढ़े। दूसरा भाग आपके प्रश्न का था कांग्रेस पार्टी को लेके। कांग्रेस पार्टी की चिंता मुझे लगता है हमें नहीं करने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि कोई सकारात्मक विचार, सकारात्मक सुझाव या सकारात्मक सोच के साथ कोई एक्शन कांग्रेस पार्टी लाने को तैयार ही नहीं। और ये मुझे लगता है कि इनके शीर्ष नेता राहुल गांधी जी के जाते जाते विदेश गए हैं, इटली, हो सकता है मेरी जानकारी में लिए अगर इटली के किसानों से कुछ ज्ञान लेने गए हैं या नहीं, लेकिन जाने से पहले उन्होंने ये कह दिया आप सब संघर्ष करिए, मैं जरा एक बार अपनी छुट्टी मना के आता हूं। इसलिए कांग्रेस पार्टी की हम चिंता ना करें, हमें हमारी चिंता देश की है, किसानों की है। देश की चिंता कांग्रेस पार्टी को होती तो कोई सकारात्मक विचारों से होते, भय की राजनीति और इस प्रकार से हर चीज में गलत ही मानना, उस प्रकार की राजनीति नहीं करते। और इसको मैं प्रमाणित करूंगा, यदि कांग्रेस पार्टी किसानों के हित में होती तो शायद जितना एमएसपी के आधार पे मोदी जी की सरकार ने 5 साल में खरीदा, 10 साल में यूपीए में इन्होंने नहीं खरीदा, 7.5 लाख करोड़। दूसरी बात पे आ जाते हैं हम, यदि इनकी चिंता होती गरीब से गरीब किसानों की, तो उनके बैंक अकाउंट में 9 करोड़ किसानों के 6,000 रुपए सालाना नहीं जाता। मतलब हम चिंता तो कांग्रेस पार्टी सोच की बात करती है, मोदी जी करने की बात करते हैं।
कांग्रेस पार्टी के दिमाग में चलता है कि हम देश का अच्छा करना चाहेंगे किसी जमाने में, कभी हो जाएगा, मोदी जी करते हैं, तो ठीक है, इनकी सोच है, इनको बधाई, हम अपने काम पे आगे बढ़ेंगे। अभय दुबे जी, आप ही के सवाल को आगे ले जाऊंगा मैं प्रोफेसर बिजॉन कुमार मिश्रा के पास, उसके बाद मैं आपका जवाब लूंगा। विपिन गुप्ता, प्रयागराज से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। विपिन गुप्ता जी, क्या आपकी भी उम्मीद जगी आज की बातचीत से, और किसान भाइयों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से तो किसानों का जो ये आंदोलन है वो शुरू से ही गलत है। पंजाब और हरियाणा के आधे, मतलब 1.5 स्टेट के लोगों का ये आंदोलन है, 1.5 से ज्यादा स्टेट के लोगों का आंदोलन नहीं है। हालांकि सरकार ने हमेशा प्रयास अच्छा किया है और अभी भी प्रयास अच्छा कर रही है कि ये आंदोलन वापस हो, लेकिन अगर इनकी डिमांड तीनों कानूनों के वापस करने की है तो ये गलत सोच है। इन तीनों कानूनों की वजह से ही आज देश के किसान खुशहाल महसूस कर रहे हैं, और पूरे देश में इन 1.5 राज्यों को छोड़ के पूरे देश के किसान अच्छे ढंग से और बढ़िया खुशहाली के साथ इसमें आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की ये जो योजना है दोगुना इनकम बढ़ाने की, और वो सफल होता दिख रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार हमेशा अच्छे स्टेप उठाती है और सरकार की योजना एकदम सफल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी। आप ही की बात को मैं आगे प्रोफेसर मिश्रा के पास लेकर जाना चाहूंगा। प्रोफेसर मिश्रा जी, अभय दुबे जी ने एक सवाल उठाया कि भाई होर्डिंग हो जाएगी, अब तो होर्डिंग परमिसिबल हो गई है, जितना अमाउंट आप चाहे कर सकते हैं, तो जब दाल की फसल आ रही होगी तब बाहर से दाल की फसल आ जाएगी, या कोई आदमी अपने गोडाउन खोल के दाल की फसल को ज्यादा कर देगा, उससे मार्केट के रेट क्रैश हो जाएंगे और किसान बर्बाद हो जाएगा। क्या ये आशंका ठीक है या गलत है? आप कैसे एनालाइज करेंगे एज एन एक्सपर्ट? यूसी कोई भी कानून, दीपक भाई, यदि कोई भी कानून बनता है वो उसके साथ एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी बनता है, उनके साथ एक रेगुलेटर होता है जो हर समय ये देखता है कि कानून का कोई उल्लंघन नहीं हो और कानून का कोई दुरुपयोग ना करें। जो एक्चुअली हर कानून जो बनता है ये देश के पक्ष में बनता है, नागरिकों की पक्ष में बनता है। तो आज जो हमारे कृषि भाई लोग, जो यूनियन जो आगे बढ़े हैं, वो बहुत अच्छा मतलब एक कदम है। हम उनको बधाई देना चाहता हूं कि आप वैसे ही बढ़िए और आपका जो आशंकाएं हैं उसको दूर कीजिए। आपका आशंका दूर करने के लिए सरकार बैठी हुई है और सरकार गठन किए हैं और सरकार चला रहे हैं इस शासन को, तो इसलिए आपको कोई भय नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज, कोई भी कानून इन्हों चलाने के लिए हम लोग सब सतर्क रहते हैं। हम लोग सब एक नागरिक और नॉन पॉलिटिकल लोग होते हुए हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज पे नहीं हम लोग डिपेंड करते हैं। हम लोग खुद एक मैकेनिज्म, हम लोग मीडिया पे डिपेंड करते हैं। दीपक भाई, आप जानते हैं कि आपके ही चैनल में हम लोग उस बातों को उठाते हैं जहां पर हम लोग देखते हैं जमाखोरी हो रहा है या ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है या कृषि भाइयों को दिक्कत हो रही है। तो 20 साल से हम लोग इस पर बहस किए। 20 साल के बाद आज कानून लेकर आए मोदी जी। जब आप कानून लेके आए हैं, वो क्यों लेके आए हैं? उन्होंने जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सुझाव दिए कि इस ढंग का बदलाव होनी चाहिए, तो उस सब बदलाव के साथ सबके साथ बात करके ये कानून लाया गया। हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ कि लोग समझने में दिक्कत हो रही है, तो वो समझने में जो दिक्कत हुई है उस पर आज काफी प्रश्नता, मतलब एक खुलासा आया है। जब खुलासा हुआ है तब लोग आगे बढ़े हैं और हम सोचते हैं कि 4 तारीख को तो 100% ये रिजॉल्व होगा, क्योंकि हम जो आप रूप देख रहे हैं, आपके पैनल में जो लीडर्स हैं फार्मर्स के, उनके जो हम आज सुने हैं बातचीत, उससे हमको ये 100% उम्मीद है एक सिटीजन के नाते, एक नागरिक के नाते, कि वो लोग इस बातों को आगे लेकर जाएंगे और इसका एक समाधान निकालेंगे। हमारे लोगों के पक्ष में निकालेंगे, सबके पक्ष में निकालेंगे। ठीक है, उम्मीद हमारी भी यही है कि 4 तारीख को किसान भाई कम से कम ठंड में तो ना बैठे। उम्मीद हमको भी यही है। मिश्रा जी, मैं आप ही की बात को अभय कुमार दुबे जी के पास लेके जाऊंगा। बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, लेकिन उन लोग जो सैक्रिफाइस किया है, उन लोग जो सैक्रिफाइस किए हैं और जितने लोगों मतलब अपना लाइफ दिए हैं, उसका तो आपको एक अच्छा परिणाम जरूर निकलेगा और वो निकलेगा 4 तारीख को। बिल्कुल निकलना चाहिए। और अभय दुबे जी, इसीलिए मेरा सीधा सवाल आपसे, मिश्रा जी बोल रहे हैं कि मतलब इतना अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं हो गया है कि कोई फसल के दाम गिराने के लिए गोडाउन खोल देगा। इतनी अंधेर नगरी और चौपट राजा नहीं हो गया है कि कोई जैसा चाहेगा वैसे एक पूरे के पूरे 135 करोड़ के देश को मैनिपुलेट कर लेगा। तो आशंकाओं के आधार पर
आप इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंच सकते हैं? देखिए दीपक जी, मैं कोई भी बात राजनीति से प्रेरित होकर नहीं कह रहा हूं। मैं चूंकि किसानों के साथ हूं, मेरे खुद की भी अपनी फसल अभी चना और गेहूं में बोकर आया हूं। मैं ये रेगुलेटर की तरह ही तो इसको रेगुलेट करने का ही दूसरा, मैं मिश्रा जी की बात से सहमत हूं। तो जो एमएसपी को हम कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र में भी लागू करो, देखिए उदाहरण दीजिए, केरला ने बेस प्राइस फिक्स किया है 16 वेजिटेबल्स और फ्रूट का, कि ये कम से कम किसानों को उनकी आजीविका तो मंडी भी नहीं है, वो तो खाली बेस प्राइस, और बेस प्राइस पे कोई खरीदी नहीं हुई अभय दुबे जी। मैं अभी पढ़ के आ रहा हूँ पूरा का पूरा आर्टिकल, एक भी खरीदी उस बेस प्राइस पर नहीं हुई है। दीपक जी सुनिए, देखिए केरला का उदाहरण हमको उदाहरण लेना चाहिए बिहार का। बिहार में एपीएमसी एक्ट अबॉलिश हुआ 2006 में। खुद सरकार की नाबार्ड की रिपोर्ट बता रही कि सबसे बदतर हालत वहां हो गई। सरकारी प्रिक्योरमेंट सेंटर सुनिएगा आप 9000 थे 15-16 में। अभी जब मैं बिहार 1 महीना रहा, आप भी थे वहां पर, तब 1600 प्रिक्योरमेंट सेंटर रह गए। छोटा सा उदाहरण है, 61 लाख मेट्रिक टन गेहूं पैदा हुआ, 65 लाख किसान है वहां, 1002 किसानों से सिर्फ खरीद हुई 5000 मेट्रिक टन। मक्का का किसान हाईकोर्ट गया, फिर भी एक दाना नहीं खरीदा। ठीक है, सरकार की अपनी कोई परेशानी होगी, मगर मैं ये बता रहा हूं कि हमारे पास एक उदाहरण है। तो ये कह देना कि उन मंडियों को खत्म करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, हमको मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। आज जैसे राजस्थान ने कहा कि पूरी स्टेट को हम ट्रेड एरिया डिफाइन कर देते हैं, मंडी और मंडी के बाहर प्राइवेट प्लेयर्स आए, निवेश हो, ये हर लोग चाहते हैं, मगर सबकी सामूहिक चिंता है कि कैसे किसानों को कम से कम उनका पारिश्रमिक मिले। और बात संवेदनशीलता की भारतीय जनता पार्टी, आखिरी संवेदनशीलता की करती है तो बिल्कुल बेमानी है। इन्होंने सबसे पहला संवाद आंसू गैस के बम से, पानी की बौछारों से किया। फिर दूसरी नीति, पहली नीति थी इनकी डराओ और भगाओ, दूसरी नीति इन्होंने की कि बदनाम करो, फिर तीसरी नीति थी कि आप फूट डालो और आंदोलन तोड़ो, अब थकाओ और भगाओ। ये चाहते कि इतना थका दिया जाए मानसिक रूप से किसानों को कि वो सारी इनकी शर्तों पर राजी होकर चले जाए, जिससे खेती का आयत होगा। हो सकता है कुछ बातें प्रतिपक्ष की, कुछ किसानों की जायज हो ना हो, मगर एक साथ बैठिए, सदन को बुलाइए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन कीजिए, हेल्दी डिबेट कीजिए, सब लोग पार्लियामेंट्री सेशन तो हुआ था ना अभय जी, ऐसा मत बोलिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन करिए। पार्लियामेंट्री सेशन तो हुआ था ना, आपके कितने नेताओं ने बोला वहां पर इस पर? अरे 6 घंटे की चर्चा हुई थी ना लोकसभा में, मैं सीधे चलता हूं। वोट डिवीजन तक एक्सेप्ट नहीं किया इन्होंने। सर वो सिर्फ राज्यसभा की बात है, क्योंकि वहां पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी, आप भी जानते हैं क्या हुआ था। लेकिन मैं सीधे चलता हूं मान साहब के पास। मान साहब आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। मान साहब बताइए, क्या इनकी आशंकाएं ठीक है? फिर नलिन कोहली जी और मास्टर शिवराज जी, और फिर चीमा साहब, वो भी बचे हुए हैं। देखिए मैं दीपक भाई जरा मैं दो तीन बातों से ना, जो अभय दुबे जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनको मैं 2-3 बातें याद कराना चाहता हूं। आप याद कीजिए मुल्तई, जिस वक्त दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री सीगे एमपी के मुख्यमंत्री थे, तब मुल्तई में क्या हुआ था आप याद कीजिए। आपने किसानों के साथ क्या व्यवहार किया था, आप जरा उसको याद कीजिए। दूसरी बात जो आप आशंका उठा रहे हैं ना, अभी आपने कहा कि बिहार के अंदर एपीएमसी एक्ट अबॉलिश हुआ और मैं बिहार जाके आया, तो ये जो 3 कानून है इनमें एपीएमसी एक्ट अबॉलिश होने की कोई बात नहीं हो रही, कहीं पे किसी की चर्चा भी नहीं। अरे सुनो भैया, ऐसा है सर देखिए सर, मेरा आपसे निवेदन है, आप हमारी आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं, आप भी कोई कम नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको अभी की बता रहा हूँ, ऐसा है। देखिए आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, हम आपसे डर के चलते हैं भैया। कांग्रेस वालों से तो वैसे ही, कांग्रेस वालों से तो सरदार वैसे ही भैया, थोड़ा सा सुनो, हमारा आपके साथ बड़ा, हमारे साथ आपका, देखिए मेरा निवेदन है, या तो दीपक जी मेरे को बोलने का अवसर दीजिए, क्योंकि कांग्रेस वालों का किस तरह का व्यवहार रहा है हमारे साथ, तो मेरे को अच्छे से पता है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। ये अच्छा अभय जी सुन लेते ना, 1 मिनट सुन लेते हैं उनको। आपको भी मैंने 1 मिनट लगातार बोलने दिया था, सुन लेते हैं रमनीक जी को। मान साहब बोलिए। जी आपने कहा कि बिहार में एपीएमसी, आपने कहा मंडियां एबॉलिश होगी, तो ये तीनों कानून में मंडी एबॉलिश करने की कहीं कोई बात नहीं हो रही। और मैं बता दूं आपको, अंग्रेजी में कहते हैं यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस, यानी कि आप सेब और संतरों को कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आप इतने ही हितैषी हैं तो जो राहुल गांधी जी
जो अमेठी के सांसद थे और जो अब वायनाड के सांसद हैं, जरा वायनाड के सांसद को बोलिए अमेठी की सांसद की बात सुन ले। और दूसरी बात, वो क्योंकि केरला से आते हैं तो वहां पे चाहिए आपको कि आप भी संघर्ष करें कि वहां पे एपीएमसी एक्ट को लागू करवाएं, वहां पे मंडियां आप चालू करवाएं। केरल के किसान बहुत परेशान हैं। अब मैं आपको और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। केरला की फसल है कॉफी, केरला की फसल है चाय, केरला की फसल है रबर, चावल है, केरला की फसल है नारियल। क्या बात करते हैं? धान होता है, धान प्रिक्योर किया जाता है। अब मैं बताता हूँ आपको, अरे छोटी इलायची होती है भैया, वहां पे काली मिर्च होती है। अरे हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई राज्यों में अच्छे उदाहरण मंडी कौन सी है, छोड़िए आप जाने दीजिए। अरे आप ना उसको मानना चाहिए। अच्छा ऐसा है, ये देखिए आप देखिए ये एक्सपोज हो गए हैं। इसके लिए एक जोक सुनाता हूँ आपको, इस कंपैरिजन के लिए आपको एक जोक सुनाता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी, सर अभय दुबे जी एक बड़े लाइटर नोट पे नोट सुना रहा हूँ, इसको दिल पे मत लीजिएगा। मान साहब यही कह रहे हैं कि साडा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी। ऐसा कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? जब वो केरल की बात कर रहे हैं तो सुनिए ना, मंडी नहीं है वहां पे, मतलब गलत बात है। साडा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी, ये कैसे हो सकता है? मान साहब की बात सुन लीजिए, फिर मैं सीधे नलिन कोहली जी के पास चल रहा हूँ। पूरे पैनल को दिखाइए प्लीज। जी देखो, मैं अब मैं आपको और बताता हूं। इन्होंने कहा थकाओ भगाओ, मुल्तई का उदाहरण मैं देता हूं, और मैं आपको एक बड़ी खास बात बताता हूं, और आप वाज़े तौर पे आप इसकी रिसर्च करवाइएगा। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं दीपक भाई, आप एक एक बात जो आपके चैनल पे कही जाती है उसको आप सत्यापित कराते हैं। पंजाब के अंदर एमएलए, एक नहीं अनेकों एमएलए ऑन कैमरा इस बात को एडमिट करते हुए पकड़े गए हैं कि उनके तरफ से एक सिस्टमैटिक तरीके से, सरकारी तौर पे सुनियोजित तरीके से यहां से पैसा, रसद, राशन और फ्रेश मैन पावर, यानी कि जो थक गए हैं उनको वापस लाया जाए और एक फ्रेश ब्लड वहां पे भेजा जाए जो वहां पे जाके आगे मोर्चा संभाले। ये पंजाब सरकार रेगुलर कर रही है, और इसकी आधारशिला खुद जो अभी मालूम नहीं नानी के घर गए, मौसम कैसा मिलान में पता नहीं, हालचाल पूछ के बताइएगा। यहाँ के किसानों पे 40 वन विभाग के अधिकारी छापा मार रहे हैं और मुकदमे फर्जी बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 50 लाख के नोटिस दे रहे हैं। क्या बात करते हो? आपसे सच सुना नहीं जाता। आप बोल सकते हैं, केवल आप सुन नहीं सकते। आपकी समस्या ये है मेरे भाई, आप सुन नहीं सकते, आप बोल सकते हैं। रहूं तो मुश्किल है, मैं बता रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं। एक बात गलत साबित करो, एक बात गलत साबित करो मेरा चैलेंज है दुबे साहब आपको। रमनीक मान जो है ना, रमनीक मान आपको झुक के सलाम करेगा। आप झूठ मत बोलो, आप झूठ बोलते हैं। अच्छा आप बताइए, वायनाड के सांसद, सुनिए ऐसे नहीं, वायनाड के सांसद ने क्या अमेठी के सांसद की बात मानी? जीवन गलत बात है। वायनाड के सांसद ने अमेठी के सांसद की बात मानी क्या? किसी की भी अरे केरला के सांसद है भाई, वहां पे मंडियों के लिए आप लड़ नहीं रहे, यहाँ पे कहते हो वीर तुम डरे चलो, धीर तुम जले चलो, और चले जाते। भाई ऐसे नहीं, आप लोग ना केवल झूठे हैं। देखिए भैया, आपकी जरूरत ही नहीं है। आपने क्या किया? याद रखेगा सुब्रमण्यम स्वामी, अरे भैया सुनो, अरे भैया सुनो, एक मिनट, अरे सुनो भाई, एक मिनट, आप मान कहाँ रहे हो? आप तो बिल्कुल ऐसे दौड़ते चले जा रहे हैं, आप तो सुनना ही नहीं चाहते। और मैं कोई ऐसी बात कहता हूं, आपको इतनी पीड़ा हो जाती है, आप रुक ही नहीं पाते। आप मेरे को बताइए, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पे कितने साल बैठी रही है आपकी सरकार? 8 साल, 9 साल, कितने साल? ये गलत बात है यार। देखिए ऐसे नहीं, आप आप बताइए साल, कितने साल आप कितने साल बैठे? तो होता है ऐसा, सच है, इसके अंदर क्या डाउट है? और आप मुझे बताओ, अच्छा चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ दीपक जी, मेरा आपका निवेदन है कि आप मेरा एक सवाल आप इनसे पूछ लीजिए। मेरी तो ये बात सुनना नहीं चाहते, आप मेरा एक सवाल इनसे पूछ लीजिए। दुबे साहब इस बात का उत्तर दो, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो महंगी दाल खरीद के, और जब सीजन आएगा महंगी बिकेगी तो वो सस्ती बेचेगा? ऐसा कौन मूर्ख होगा? महंगी खरीद के सस्ती बेचने वाला मूर्ख कौन है? बताइए मेरे को आप। मैं तो नहीं हूं, आप हो सकते हैं, मेरे को मैं कह नहीं सकता। आप बताइए ना मेरे को। आप कहते हैं होर्डिंग कर लेंगे, महंगी खरीद के सस्ती बेचेंगे। पूछिए। अच्छा दीपक जी आप पूछिए, मेरी नहीं सुनते हैं। अच्छा बता दीजिए अभय जी, महंगी खरीद, अगर आप अभय दुबे व्यापारी हैं, वो व्यापारी है तो महंगी खरीद के सस्ती बेचेंगे क्या? बाजार कोई सामान महंगा खरीद के सस्ता बेचेगा क्या? दीपक जी, वो तो सरकारें करती है, बाजार नहीं करता। दीपक जी जब बाजार में अच्छा रेट, बाजार में अच्छा रेट मिल रहा है तो क्यों सस्ती बेचेगा कोई? सुनिए, अब सुनिए, बहुत प्रामाणिक बात कह रहा हूं। प्रामाणिक बात मैं बताता हूं आपको। हरी मिर्च लाल मिर्च का अंतर नहीं पता, आलू से सोना बनाते हैं आपके नेता। आप जाइए, मैं कांग्रेस पार्टी की सुनना नहीं चाहता है। चैप्टर 2 पॉइंट नंबर 3 उसने कहा है कि यह मोडस ऑपरेंडी है,
ये आरोप सरकार को आगाह किया है उसने, और ये कहा है कि ये बंद करे सरकार भी, और उसने कहा है इसी तरीके से प्राइसेस क्रैश करते हैं, बाजार तोड़ा जाता है, ये खुद उसने कहा है। ये पहली बार इस तरह का संज्ञान मुझको भी उसी समय। अब भाई आपके तर्क पे दूसरा जोक सुनाता हूं, मेरी चाची की मूछें होती तो मैं उसको चाचा कहता, ये वही बात कह रहे हैं आप। ये तो सीएसईबी को आप बताइए ना, कौन सस्ते दाम पे खरीद के महंगे दाम पे खरीद के सस्ते दाम पर बेचता है? कोई एक किराने गल्ले का व्यापारी मुझे बता दीजिए जो उस पे 10 पैसा भी ना कमाए। आप सुनिए, 2,30,000 करोड़ रुपए के दाल का घोटाला हुआ है 15-16 में, जानते हैं आप? और उसका तरीका यही था, क्या 230 रुपए किलो में की दाल हिंदुस्तान में 46 रुपए से मंगाई गई, 46 रुपए। आप समझ लीजिए तो अभी भी क्या हो रहा है, 3 मिलियन टन दाल के इंपोर्ट का ऑर्डर है। मुझे नलिन जी के पास जाना है, नलिन जी को मैं फिर आ जाऊंगा इस बात पे, मैं फिर आ जाऊंगा। मास्टर शिवराज इंतजार कर रहे हैं, नलिन भाई इंतजार कर रहे हैं भाई, मैं फिर आ जाऊंगा इस पॉइंट पर, नलिन कोहली जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आशंकाओं के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ये मैं अभय जी की बात को कह रहा हूं, अभय जी कट गए, लेकिन उनसे भी मैं सवाल पूछूंगा। दीपक जी, पहले तो आप जानते हैं मुझे कहीं और भी होना है, तो मैं इस जवाब के बाद आपकी अनुमति से हट जाऊंगा इस पैनल से। और इसका कोई अर्थ नहीं है कि जो सम्मानीय लोग बैठे पैनल में उनके साथ उनको ऐसे लगे कि उनका अनादर है, क्योंकि मेरी एक कमिटमेंट कहीं और है तो मुझे उठना पड़ा। लेकिन आपके सवाल का पहले तो आपका धन्यवाद भी, आपने 2 बड़े अच्छे चुटकुले से सुनाकर पूरी जनता के सामने वो रुख रख दिया जो कांग्रेस पार्टी बड़े लंबे शब्दों में कहने का प्रयास कर रही थी। कहीं पर भी कोई सेंस नहीं मिल रहा कि कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है। पहला जवाब है, कौन ऐसा व्यापारी होगा जो मतलब महंगे दाम पे खरीद के सस्ता बेचेगा? जरूर ऐसा होगा जो एक तरफ आलू डालता है, दूसरी तरफ सोना निकालता है। ऐसी मशीन जिसके पास है वही एक आदमी कर सकता है। हम लोगों की जानकारी में कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष उन्होंने जरूर इस बात को रखा। अब आ जाते हैं गंभीर विषय पे। देखिए, ऐसा है दीपक जी, किसानों की हित अगर नहीं सोचेंगे तो देश कैसे बढ़ेगा? किसानों के हित सोचना पड़ेगा, हर वर्ग के हित के लिए सरकार जो है, मोदी जी की सरकार प्रयत्नशील है, गंभीर है। और किसान जो है, ना केवल अन्नदाता के रूप में, किसान और उनके परिवार और खेती से जुड़े देश के सैकड़ों करोड़ों नागरिक, उनके भलाई के लिए काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो देश कैसे बढ़ेगा? मोदी जी ने तो 2014 में कहा था कि 125 करोड़ लोग एक कदम आगे अगर साथ बढ़ेंगे तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। तो क्या ये संभव है कि किसानों को जो कई करोड़ है उनको एक कदम पीछे रखकर देश आगे बढ़ने का प्रयास करें? असंभव है। तो इसीलिए सकारात्मक मंशा से ही काम होते, जो भी कारण हो। ठीक है, राजनीति कुछ दलों ने किया, कुछ कहा, किसानों में कई और जो बैठे हैं धरना पे, जो बड़े नेता भी हैं किसान के, उनके मन में जो भी हो उस पे ही तो बातचीत करके आगे देश बढ़े। ये तो सभी चाहेंगे, कौन किसान भी कहेगा कि देश आगे ना बढ़े? और कौन जो है, जो देशवासी है, किसी भी दल का हो, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस का भी हो, वो थोड़ी ना चाह सकता है या कि हमारा देश जो है पीछे बने। इसीलिए इस मानसिकता से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या दिक्कत आएगी? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नलिन भाई। सीधे चलता हूं कुलदीप मेरठ के पास, उसके बाद मास्टर शिवराज सिंह के पास जाऊंगा। कुलदीप जी मेरठ से, क्या कहेंगे आप इस आंदोलन के बारे में, और अब आपको लगता है सुलह की गुंजाइश दिखाई दे रही है दोनों पक्षों में? नमस्कार जी चौरसिया जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप और आपकी टीम ने हमें यहाँ पर जोड़ा। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर हमें नहीं पता कि कृषि कानून बिल कैसा है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं अगर ये गलत भी है तो आज से 70 साल पहले तक कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने ऐसा क्या किया? कांग्रेस सरकार ने ऐसा क्या किया कि हमारे अन्नदाता भी सबसे ज्यादा आत्महत्या किसने की थी? हमारे अन्नदाताओं ने की थी। बताओ, अगर मोदी सरकार ये बिल पास करना चाहती है तो थोड़ा इसे भी करके देख लो। ठीक है कुलदीप आप रुके रहिए मेरे साथ। कुलदीप को 2 मिनट फ्रेम में रखिएगा, मैं सीधे मास्टर शिवराज जी के पास चलता हूं। मास्टर जी, कुलदीप की बात का जवाब देना चाहेंगे और फिर आप अपनी बात भी कह सकते हैं। फिर आलोक शर्मा जी जुड़ गए मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे भाई, और आरपी सिंह भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मेरे भाई। मास्टर जी
जी धन्यवाद चौरसिया जी। देर आए दुरुस्त आए। सबसे पहले तो आज सरकार पॉजिटिव दिखाई दी है, तो मैं उन अंधभक्तों से और जो तोता की तरह रटे रटाए कुछ प्रवक्ता बोलते हैं, अब उनको आंदोलन पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि आंदोलनकारी अपनी जगह बिल्कुल सही है। कुछ अंधभक्तों ने आंदोलनकारियों को गाली दी, इधर उधर की बात कही, कुछ आज भी कह रहे। एक प्रवक्ता आज भी बोल रहे थे कि आंदोलनकारी अपनी जगह गलत है। जब सरकार और कैबिनेट मंत्री सौहार्दपूर्ण वार्ता कर रही है आंदोलनकारियों से और 2 कदम आगे बढ़ी है, तो इनको माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए। जो तोता की तरह रटे रटाए आंदोलनकारियों को गाली देने का ही ठेका उठा रखा है। कुछ अंधभक्त विधायक, सांसद और भाजपा के प्रवक्ताओं को अपनी अकल सुधार लेनी चाहिए। आंदोलनकारियों को गलत ना कहे, उन पर उंगली ना उठावे। सरकार सौहार्दपूर्ण वार्ता कर रही है, सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का प्रयास ना करे ये लोग। ठीक है, आप ही के सवाल का जवाब लेता हूँ। हरप्रीत सिंह जी, कई तरह के आरोप लगे और आने वाले चुनाव में इनको जवाब मिलेगा फिर। ठीक है, कभी खालिस्तानी किसी ने कहा, कभी बोला टुकड़े टुकड़े गैंग है, कभी ये कहा गया कि शर्जील इमाम के पोस्टर लग गए। ये कह रहे हैं कि मास्टर जी कह रहे हैं कि ये तो बदनाम करने का प्रयास था इस आंदोलन को, लेकिन सरकार कितनी पॉजिटिव बात कर रही। मास्टर जी, मैं आपको मेरे किसी प्रवक्ता के कारण, मेरे किसी साथी के कारण से आपको कहीं बुरी लगी हुई बात, मैं माफी मांगता हूं। आपके जितने बाकी किसान भाई हैं उनसे माफी मांगता हूं। धन्यवाद। और बताइए, आप इससे नाराज मत हुए, कहीं कुछ कोई गलती से कुछ क्या बैठा धन्यवाद, बहुत बढ़िया। दोस्त, मैं तो आप मास्टर जी, मेरे बड़े भाइयों, मैं मेरे बिल्कुल माहौल बनाओ भाई। हम भी देश के नागरिक हैं, आप भी देश के नागरिक हैं, हम भी भारत माता की माटी से पैदा हुए हैं। अरे दोस्त, अरे सुन तो लो मास्टर जी, सुन तो लो, मेरी भी सुन लो मास्टर जी, आपकी सुनी मैंने तो। और मास्टर जी, मैं भी किसान हूँ और मैं खेती करता रहा, मुझे मजबूरी में यहाँ आज हूँ, ये तो मैं भी किसान हूँ, मूलतः किसान हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ, आपकी पीड़ा भी समझता हूँ, आपका विषय भी समझता हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ कि अगर किसी ने कोई आपको गलत कहा, इसलिए मैंने शुरू में कहा मैं माफ़ी मांगता हूँ। परंतु मास्टर जी, इतनी बात तो आप मानो ना जी, खालिस्तान की बात हमने नहीं कही थी। मैं आपको नाम दे देता हूँ, कृपा कर चेक करना। रवनीत सिंह बिट्टू नाम से कांग्रेस के सांसद हैं, कैप्टन साहब के सगे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, वो उन्होंने कही, हमने बिल्कुल नहीं कही। हमारे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजो भाई, इतनी बात उनको गिरफ्तार करके जेल भेजो। और जो भाजपा में गाजियाबाद का जिला उपाध्यक्ष पाकिस्तान का नारा लगा रहा था, उसको भी जेल भेजो। जेल भेजने को अगर सुनो मास्टर जी, अरे मास्टर जी, जेल भेजने को अगर शुरू करेंगे, मैं देशद्रोही के साथ, मैं देशद्रोही के साथ नहीं हूं, बिल्कुल भी वहाँ पर। मैं देशद्रोही के साथ नहीं हूं मास्टर जी, देखो मास्टर जी, कितनी हाथ जोड़ के बात को पूरी सुनो, मैंने आपकी सुनी ना मास्टर जी, सुनी आपकी मैंने। मास्टर जी सुन तो लो, मास्टर जी सुन तो लो, अरे सुन तो लो पहले। वहाँ पर कुछ लोगों ने, ये तो ईमानदारी की बात है, कुछ लोगों ने शर्जील इमाम के सबके पोस्टर उससे लगाए थे, और वहाँ कुछ नेता, हमारी जो किसान नेता है, वो मंच पर भी गए थे, वो मंच पर जाकर भाषण भी दिए उन्होंने। और जो ये सबके सब ऐसे लोग हैं जो आपके हितैषी नहीं है, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, ये आपके हितैषी नहीं है। जो देश को तोड़ने की बात करे, हमारा हितैषी कतई नहीं हो सकता, ये बात समझो जी। जो इस देश के टुकड़े करने की बात करे, उसके पोस्टर को आगे रखकर बात करे, वो आपका मेरा देश का हितैषी नहीं हो सकता, किसान का, नौजवान का। दोनों की इस बात पर सहमति है, दोनों की इस बात पर सहमति और अच्छी बात है। लेकिन इसी बात को लेकर मैं आलोक शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। आलोक शर्मा जी, मेरा पॉइंटेड सवाल है, आज सरकार ने 2 मांगे मान ली, आप भी चाहते हैं आंदोलन जल्दी से जल्दी खत्म हो और इसके बाद जो है एक पॉजिटिव आउटकम निकल कर आए इस आंदोलन से। आलोक जी। देखिए दीपक जी, हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि किसान भाई जो 2 डिग्री टेम्परेचर में सड़कों पर सो रहे हैं रात को, स्वाभाविक है कि उनको जल्द से जल्द सरकार बात करे और उनकी बातचीत से रास्ता और समाधान निकाले। और जिस तरह से आज आरपी सिंह साहब ने माफ़ी भी मांगी है, ये भी स्वागत योग्य है, क्योंकि उस बिल में कमियां थी। ये तो गृह मंत्री महोदय ने और नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने, जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी मानी थी इस बात को कि उस बिल के अंदर कमियां रही हैं और 20 बदलाव हम करने को तैयार हैं। लेकिन गलत ये भी था कि बीजेपी के प्रवक्ताओं ने और तमाम लोगों ने जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, पूरी तरह से इस पूरे आंदोलन को तमाम तरह के रंग मीडिया के माध्यम से बीजेपी ने देने के प्रयास किए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सिंह साहब मेरे बड़े भाई हैं, ये कह रहे हैं कि साहब वहां पर शर्जील इमाम के पोस्टर लग गए, ये हो गया। आप अगर थोड़ी सी जांच करवाएंगे तो पोस्टर बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के प्रिंटिंग प्रेस में छपा होगा,
ये आप चेक करवा लीजिएगा। ये वही लोग हैं जो हाथरस में कह रहे थे कि 100 करोड़ रुपए आ गए हैं और 100 करोड़ रुपए से पूरे उत्तर प्रदेश में दंगे भड़काए जाएंगे। आज 35 दिन हो गए और 45 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। आज आरपी सिंह साहब पहले प्रवक्ता हैं, मैं उनको बधाई दूंगा, जिन्होंने बीजेपी के तमाम जो गलत बयानी हुई उन पर माफी मांगी। बीजेपी के एक सांसद, दिल्ली से सांसद, स्वयं को किसान कहते हैं, वो इनको बेवड़ा बता रहे थे, उनको दारूबाज बता रहे थे, और उसी सांसद ने 2 दिन के बाद देश के गृह मंत्री को पगड़ी बांधी महरौली में, किसी ने माफी नहीं मांगी। तो आप लोगों ने माहौल को स्वयं खराब किया और उसके पीछे अहंकार था। किसान भाइयों का पूरी ताकत थी कि वो जमे रहे, और आज अगर अच्छे कोई रिजल्ट निकलते हैं तो स्वाभाविक है कि अच्छी बात है। 2 हो 4 हो, मैं तो कहता हूं कि पूरी तरह से समाधान निकले और जल्द से जल्द करूंगा। लेकिन मेरे साथ हरीश रावत जी जुड़ गए, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनसे भी मैं एक पर्सपेक्टिव लेना चाहता हूं। हरीश रावत जी, आज कुछ पॉजिटिवनेस दिखाई दी है कि आंदोलन खत्म होगा, इस पूरे आंदोलन को लेकर आप क्या कहेंगे? और जो सबसे बड़ा सवाल जो आप पर आरोप लगा कि कांग्रेस ने जानबूझकर किसानों को भड़काया और पंजाब से जत्थे के जत्थे भेजे, एक के बाद एक दूसरे जत्थे भेजे, क्या कहेंगे आप इस पर? क्योंकि प्राइमरीली पंजाब के किसान सबसे ज्यादा इस आंदोलन में। ये आरोप जो है उसी सरकार और सरकार के प्रवक्ताओं ने और ढोलचियों ने लगाया है, जो लोग इस आंदोलन को कभी खालिस्तानी आंदोलन बता रहे थे, कभी इसमें कह रहे थे कि आतंक के तत्व जुड़े हुए हैं, और कभी कह रहे थे टुकड़ा टुकड़ा गिरोह है। और ये वही लोग थे जो इस किसानों के एक अपनी आजीविका को बचाने, अपनी खेती और किसानी को बचाने का जो आंदोलन था, उसको नाना प्रकार से बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि किसान जान हथेली पर लेकर के ये कोरोना के समय में दिल्ली के दरवाजे में खड़ा है। 45 के करीब किसान अपनी जिंदगी दे चुके हैं। उनसे कहा जा रहा था नहीं, ये तो सैर करने के लिए आए हैं, ये तो टूरिस्ट बन करके आए हैं, ये तो यहाँ बादाम का हलवा खाने के लिए आए हैं, और यहाँ तो मसाज सेंटर लगे हुए और नाना प्रकार से प्रचारित किया जा रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे हकीकत सारे देश को मालूम हो गई, और हमें अच्छा लगेगा यदि भाजपा और केंद्र सरकार वास्तविकता को समझ ले। किसान बहुत अच्छी तरीके से समझा है कि 3 विधेयकों के कारण इन तीनों का मिला जुला जो प्रभाव होगा, उससे जो कुछ हमने प्राप्त किया है, जिसको हम एमएसपी कहते हैं, जिसको हम मंडी सिस्टम कहते हैं, जिसको हम एफसीआई की खरीद कहते हैं, जिसको हम सस्ते गल्ले की वितरण प्रणाली कहते हैं, वो सब नष्ट हो जाएगी। और उसको ये भी लग रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहीं से भी मेरे हित में नहीं होने जा रही है। ये केवल जो है कुछ चुनिंदा जो पैसे वाले लोग हैं, ये उनके हित में होने जा रही है। इसलिए किसान स्वस्फूर्त तरीके से निकल करके आया। हाँ, कांग्रेस का ये सौभाग्य है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी देश के पहले राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने ऑर्डिनेंस का विरोध किया। हमारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ऑर्डिनेंस का विरोध किया। हमारी पीसीसी पहले प्रदेश कांग्रेस राजनीतिक दल थी जिसने इसके विरोध में ऑर्डिनेंसेस के विरोध में प्रस्ताव पारित करने का काम किया। और हमारे नेता राहुल गांधी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसानों के आंदोलन को ट्रैक्टर रैली 3 दिन ट्रैक्टर पे बिता करके जो है ध्वनि प्रदान करने का काम किया। यदि अपराध है प्रतिपक्ष की भूमिका को निभाने का, तो अपराध हमने जरूर किया है। ठीक है सर। और नहीं तो किसान अपनी जब जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, खेती किसानी की लड़ाई लड़ रहा है, हम किसान के साथ खड़े हैं, मनसा वाचा कर्मणा से खड़े हैं। और हम ये बात समझते हैं कि हमारा यदि ग्रामीण अर्थतंत्र समाप्त हो जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था जो इस समय निरंतर रसातल की तरफ जा रही है, वो बिल्कुल चौपट हो जाएगी। हम देश हित में भी इस बात को कह रहे हैं। हम गरीब के जिसके पेट की अन्न सुरक्षा सस्ते गल्ले की वितरण प्रणाली के खत्म होने से नष्ट हो जाएगी, हम उसके हित में भी कह रहे हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम
उस अन्नदाता के सम्मान में झुक करके बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं कि राजनीतिक दल के रूप में हम तुम्हारी मांगों को उचित समझते हैं और उसके लिए हर तरीके का नैतिक दबाव सरकार के ऊपर पैदा करेंगे, लेकिन आंदोलन से कोई राजनीति करने का काम कांग्रेस नहीं कर रही है, दूर दूर तक नहीं कर रही। ठीक है, मैं मानता हूं कि अब लोग ऐसा मानते हैं कि विपक्ष अगर सशक्त होता, ज्यादा मजबूत होता, तो शायद किसानों के आंदोलन के इतने दिन तक चलने के बाद सरकार को झुक जाना चाहिए था। और दूसरी बात, आपने कहा राहुल गांधी को बहुत सारा श्रेय दे दिया, लेकिन जब बातचीत परिणति की तरफ भरी थी तो वो इटली चल दी है। इसको भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा खूब प्रचारित किया और खूब इस पर मखौल उड़ाया है कांग्रेस पार्टी का, कि स्थापना दिवस को छोड़ के चल दी है। मुझे 1 मिनट देंगे आप? बिल्कुल लीजिए ना। पहली बात यह है, राहुल जी कहीं भी हों, आज संचार माध्यम इतने सशक्त हैं कि व्यक्ति कहीं से भी किसी भी आंदोलन के साथ जुड़ा रह सकता है। वर्चुअल संवाद के जरिए पूरा देश चल रहा है और उसमें यदि राहुल गांधी जी मिलान चले गए, और मिलान उनका नैनीहाल है, वहां उनकी नानी है जो अति वृद्ध कृष्णकाय स्थिति में है, क्या मानवीय कर्तव्य निभाना, पारिवारिक कर्तव्य निभाना, वो परिवार के सबसे बड़े हैं। सोनिया जी उस स्थिति में नहीं है कि इतनी यात्रा कर सके, इसलिए यदि राहुल गांधी जी अपने मानवीय कर्तव्य को, पारिवारिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए गए तो अपराध हो गया। ये जो भाजपा के ढोलची हैं, जो ये एक प्रकार से राहुल गांधी जी के साथ जो ये 5,000 10,000 ऐसे लोग चिपटा दिए गए हैं जो राहुल गांधी को ट्रोल करने का काम करते हैं, ये इमेज बिगाड़ने की जो कोशिश है, वो कोशिश को अब लोग समझने लग गए हैं। अब ये आजमाया हुआ टोटका है, धीरे धीरे ये बूमरैंग कर रहा है। भाजपा को ये समझना चाहिए और मीडिया के दोस्तों को भी ये समझना चाहिए कि व्यक्ति के मानवीय कर्तव्यों के वो समझने का प्रयास करें। पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी तो व्यक्ति को निभाना है। क्या राहुल गांधी जी यदि पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, अपनी माँ के प्रति क्या कर्तव्य है, अपनी नानी के प्रति क्या कर्तव्य है, इनको नहीं निभाएंगे तो किसानों के प्रति क्या अपना कर्तव्य निभा पाएंगे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सवाल दूसरे ढंग से भी तो देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज मेरे पास वक्त इतना है, किसी दिन और तफसील से चर्चा होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ब्रेक के बाद जब आऊंगा, आरपी सिंह जी से शुरुआत करेंगे। आलोक शर्मा जी ने कई गंभीर आरोप लगाए, वहां से शुरुआत होगी इस बहस की, और फिर मैं जाऊंगा चीमा साहब के पास भी मुझे जाना है, मुझे याद है, और मिश्रा साहब के पास ब्रेक के बाद।